तरह आपने भी कहा कि ये रोज़ रोज़ का काम तो है नहीं, ज़ाहिर नंबर्स पूरे करने हैं तो वो आज ही हुकूमत को पूरे करने हैं। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार नदीम मलिक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम साहब, आपका भी शुक्रिया वक्त के लिए। क्या हुकूमत नंबर्स पूरे कर पाएगी? नदीम साहब, आपको क्या लगता है, चूँकि अब टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो थोड़ी सी परेशानी भी बढ़ रही है, चूँकि मौलाना फजलुर रहमान को इस वक्त मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। क्या हुकूमत ये आईनी तरमीम कर पाएगी? करने की तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इंटरेस्टिंग पोजीशन ये है कि ना इनके पास कौमी असम्बली के अंदर 2/3 अक्सरियत है और ना ही इनके पास सेनेट में 2/3 अक्सरियत है। तो जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को तोड़कर या अपने साथ शामिल ना कर लें वोट डलवाने के लिए, तो तब तक ये तरीकाकार हो नहीं सकता। उसके ऊपर भी एक अभी कदगन मौजूद है, क्योंकि वो जस्टिस बंदयाल साहब का जो फैसला है वो है तो मुतनाज़ा फैसला, वो दुरुस्त फैसला नहीं है। 63A की जो उन्होंने तशरीह की थी उसके मुताबिक अगर पार्टी लाइन के खिलाफ कोई शख्स वोट करता है तो वो उस शख्स का ना सिर्फ वोट भी काउंट नहीं होगा और वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएगा। वो तो इन दी फील्ड है, अभी तक वो उसके ऊपर अपील तो मौजूद है लेकिन उसके ऊपर कोई फैसला नहीं सादर हुआ। और जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है वो दुरुस्त हुक्म दिया है, जो वजाती नोट के अंदर इलेक्शन कमीशन को कहा है कि 41 मेंबर्स उनके पुराने फैसले के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, उनको नोटिफाई किया जाए। अब इस सूरत हाल के अंदर अगर हुकूमत कोई धौंस धांधली वाला रास्ता निकालती है तो जब 2/3 अक्सरियत ना हो और आप एक कंट्रोवर्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ जाएं जिसका बुनियादी मकसद यह है कि जजेस को और अदलिया को किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए, तो ये मामला कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, तनाजात का शिकार हो जाएगा। कोई इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा, कोई हाउस के अंदर प्रोटेस्ट करेगा, कोई डी चौक में खड़ा होगा, तो नापसंदीदा अमल बन जाएगा। तो इसका मुनासिब तरीकाकार ये होता कि अपोजिशन की एक बड़ी जमात है जिसको इन्हें एंगेज करने की जरूरत है, उसका नाम है PTI, उसको एंगेज करें और कुछ चीजें होंगी जो डूएबल होंगी। जजेस के टेन्योर के ऊपर अगर तनाजा है तो मत छेड़ें उसको। आप जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार इंप्रूव करना चाहते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी को मजबूत बनाना चाहते हैं, मेरे ख्याल में इसके ऊपर PTI को कोई इशू नहीं होना चाहिए। वो आपस में बैठे और बैठ के डिस्कस करें और पार्लियामेंट्री कमेटी को मजबूत कर लें। इसी तरीके से एक और कंट्रोवर्शियल जो प्रपोजल ये है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको अभी उनकी मर्जी के बगैर आप किसी दूसरे प्रोविंस में ट्रांसफर नहीं कर सकते। इनका ख्याल ये है कि ये ट्रांसफर वाली प्रोविजन डालनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं वो इनके काबू में नहीं आ रहे। तो अगर यहाँ से उठाकर उनको बलोचिस्तान फेंक दिया जाए, दो को सिंध में फेंक दिया जाए, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट काबू में आ जाएगी। तो इस तरह की मुतनाज़ा चीजों से गुरेज करते हुए अगर तो ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हमने अदलिया को मजबूत करना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है, तो फिर तो रास्ता निकल आएगा। लेकिन अगर मकसद ये होगा कि हमने इसको काबू कैसे करना है, तो फिर तनाव में इजाफा होगा। अगर करने में कामयाब हो भी जाए, क्योंकि बंदे तोड़े बगैर ये पूरे नहीं कर सकते, ना सेनेट में नंबर पूरा, ना कौमी असम्बली में नंबर पूरा। कौमी असम्बली में 224 सरकार है, इनके पास 211 है। अगर मौलाना फजलुर रहमान आ भी जाए तो 219 हो जाते हैं, 5 फिर भी कम पड़ते हैं। सेनेट में 64 चाहिए, इनके पास 55 है। अब कहाँ से नंबर पूरा होगा वो बिल्कुल सबको पता है कि कैसे नंबर पूरा होगा, और ये लिजिटमेट तरीका नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। इसके ऊपर सवाल उठेंगे, मामला या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या सड़कों पे आएगा। जी ठीक है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है नदीम मलिक साहब आपने कि ऑपोजिशन को इंगेज करना चाहिए था। तो आप ये बताइएगा इफ्तिखार साहब कि ऑपोजिशन को इंगेज नहीं करके क्या हुकूमत ने कोई गलती की है? चूँकि हुकूमत का तो यही मौक़िफ़ है कि मुजव्वज़ा कानून साजी अवामी मफाद में की जा रही है, तो ऑपोजिशन को क्यों नहीं इंगेज किया जा रहा हुकूमत की जानिब से? ऑपोजिशन को जब जब इंगेज किया गया, मैं हैरान हूँ कि आपके इल्म में नहीं आया कि उनका रद्द-ए-अमल क्या है जी, और उन्होंने उस रद्द-ए-अमल को छुपाया नहीं। फ्लोर ऑफ द हाउस पे उसको आप दुनिया को बताया कि उनका रद्द-ए-अमल क्या है। वो किसी भी ऐसी कमेटी में बैठने को तैयार नहीं, वो किसी भी ऐसे समझौते में जाने को तैयार नहीं जो पार्लियामानी जमहूरियत में रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इफ्तिखार साहब साथ ही रहिएगा। बड़ी अहम खबर के करते हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार तलत हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तलत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा कि सूरत हाल क्या बनती हुई दिखाई दे रही है, चूँकि पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी हो रहा है, खुसूसी कमेटी का इजलास, इसमें मौलाना फजलुर रहमान को भी तलब किया गया है, मदऊ किया गया है, उनसे मुशावरत की जाएगी। फिर मौलाना फजलुर रहमान जो अपनी हतमी राय देंगे उसके बाद ही फिर वफाकी काबीना का इजलास भी होगा, फिर कौमी असम्बली का इजलास भी होगा। इस सारी सूरत हाल में क्या आप समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान, बज़ाहिर हमें ऐसा लग रहा है कि शायद वो एक तरफ हैं और हुकूमती इत्तेहादी जमातें दूसरी तरफ हैं, हुकूमत उनको मनाने में कामयाब हो जाएगी? जी शुक्रिया। सिर्फ बज़ाहिर नहीं, मेरे ख्याल में दर हकीकत मौलाना फजलुर रहमान ने दोबारा से वो मरकजियत हासिल कर ली है, जिस मरकजियत के बलबोते पर वो 2024 के इंतखाबात से पहले ये सोचा करते थे कि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत बनेगी, बलोचिस्तान में उनकी हुकूमत बनेगी, मरकज में उनके पास और क्या होंगे।
वो मामला किसी और तरफ चला गया तो मौलाना फजल रहमान फिर नाराज हो गए, फिर पीटीआई के साथ वक्ती तौर पर उन्होंने नाता जोड़ा। लेकिन अब हालात ने आईनी तरमीम के गिर्द मामले को ऐसे घुमाया है कि उनके महदूद वोटों के जरिए हुकूमत अपना काम या एजेंडा फुलफिल कर सकती है। अभी जो उस्मान बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में उसमें बड़ी जान है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मौजूदगी से शायद जो आखिरी मामलात हैं तय होने वाले वो तय हो जाएं। मुझे थोड़ी सी हैरानी होगी अगर मामला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की मीटिंग के बाद तय हो। उसकी वजह यह है कि अभी तक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने और उनके साथ जो नीम खामोश किस्म का किरदार अदा किया है वजीर खारजा इसहाक डार ने, उसके बाद बहुत सारा काम तय पा चुका है। अब आखिर में ये जो आप मशावरत का जिक्र कर रहे हैं, मेरे ख्याल में मशावरत से ज्यादा जो फाइनल टचेज हैं उस डील की जिसकी बात हम सुन रहे हैं इस्लामाबाद में, उसको फाइनल टचेज देने हैं। तो अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद में मौजूद है तो उसकी पहली अहमियत तो ये है कि एक एक वोट काउंट करता है, जिस तरह आपने खुद भी बताया कि अब एक एक वोट के पीछे आप भाग रहे हैं। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वोट डालने के लिए तो यहाँ पर आना ही था। लेकिन अगर मौलाना फजल रहमान ने इसरार किया और मजीद मरकजियत उन्होंने अपने लिए चाही तो वो कह सकते हैं जी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आएंगे तो फिर मैं हतमी तौर पर अपना फैसला दूंगा। अच्छा तलत साहब, लेकिन मौलाना के लिए क्या इस वक्त विन विन पोजीशन है और हुकूमत उनको किस चीज़ के ऊपर राम करेगी, ये ज़रा थोड़ा सा इसको समझा दें ज़रा कि मनाएगी किस तरह से, क्या उनको दिया जाएगा ऐसी चीज़ या उनको मनाया किस बेसिस के ऊपर जाएगा? देखिए, मौलाना फजल रहमान के इस वक्त दो बड़े इश्यूज हैं। एक इशू तो ये है कि उन्होंने अदालत के हवाले से जब से वो पीटीआई के साथ खड़े हैं तो वक्ती तौर पर उन्होंने एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। उन्होंने इस निज़ाम को बोदा, नाकस और नाकारा निज़ाम करार दिया है। वो नए इंतखाबात का मुतालबा करते रहे हैं। वो अदालत पर हुकूमत की तरफ से जो हमले हैं उनकी नज़र में उनका तज़किरा करते रहे हैं। तो उनको एक फेस सेविंग चाहिए। तो उनका पहला इशू ये है कि वो अपने लिए अगर हुकूमत के साथ मामलात को तय करते हैं तो फिर उनके लिए फेस सेविंग क्या होगी। जो फेस सेविंग का फार्मूला हमें बताया जा रहा है वो ये कि ऐन मुमकिन है हुकूमत जो जज साहबान का टेन्योर है उसके ऊपर कुछ लचक दिखाए और मौलाना फजल रहमान बाद में जाके कह पाए कि जी मेरा तो ये बड़ा एतराज था, हुकूमत ने उसको जुज़वी तौर पर रिमूव कर दिया तो मैंने वसीतर कौमी मफाद में अपनी पॉलिसी बदल ली। एक तो ये। दूसरा, अहम तरीन जो ओहदे हैं वो मौलाना फजल रहमान की नज़र में है। आपको याद होगा कि इलेक्शन के बाद, जिसका मैंने पहले भी तज़किरा किया, मौलाना फजल रहमान को बहुत ज़्यादा गुस्सा था और अफसोस था कि जिस एतमाद पर उन्होंने हुकूमत, उस वक्त हुकूमत में नहीं थी लेकिन बाद में हुकूमत बनी, उनका साथ दिया, वो एतमाद ख़त्म हो गया। तो खैबर पख्तूनख्वा में उनको मेरे ख्याल में गवर्नर बनने की तलाश है। वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान में भी उनके लिए ओहदा कोई क्रिएट किया जाए। मरकज में वो चाहते हैं कि काबीना के उनके लोगों को अकोमोडेट किया जाए। लेकिन ये जो दूसरा उनका असल मकसद है वो बहुत मसला उनके लिए खड़ा कर सकता है अगर उनको फेस सेविंग ना मिला। तो मौलाना दोनों अतराफ को साथ मिला के चलना चाहते हैं, फेस सेविंग भी चाहते हैं और हकीकत में एक हार्ड कोर डील भी करना चाहते हैं। ठीक है, तलत साहब साथ ही रहिएगा। सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार इफ्तिखार अहमद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इफ्तिखार साहब आपका भी शुक्रिया। आईनी तरमीम मंजूर अगर हो जाती है तो इफ्तिखार साहब क्या समझते हैं, क्या मंजरनामा बनता हुआ दिखाई देगा? फिर बहुत सारी बुनियादी तब्दीलियाँ होंगी और ख़ास तौर पे जो बात की जा रही है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो बहुत सारे मामलात में मदाखलत करती है उसकी वो मदाखलत ख़त्म हो जाएगी। तमाम आईनी अमूर जो हैं वो फिर आईनी कोर्ट तय करेगी। और फ़र्द वाहिद के लिए जो कहा जा रहा है कि दीगर सियासी जमातों की जानिब से कि फ़र्द वाहिद के लिए तरमीम नहीं होनी चाहिए। अब चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि उसमें तौसी नहीं होनी चाहिए। फिर तरीक़ाकार जो कोई ऐसी बात मेरे लिए में नहीं है। मेरे लिए में ये है कि जो फैसला होने जा रहा है वो आईनी कोर्ट के बारे में होने जा रहा है और आईनी कोर्ट को बहुत सारे जो अख्तियारात हैं मिल जाएंगे जो आईने पाकिस्तान में
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। मेरे इल्म में ये है, मेरे इल्म में किसी फर्द के हवाले से फिलहाल मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं। ठीक। अच्छा इफ्तिखार साहब, मौलाना फजलुर रहमान के किरदार के हवाले से आप इसको कैसा देख रहे हैं कि अभी तक कोशिश कर रही है हुकूमत कि उनको राम किया जाए, किसी तरीके से उनको मनाया जाए, लेकिन अभी तक हुकूमत कोशिशों में कामयाब नहीं हो पाई है, उनके किरदार को कैसा देख रहे हैं? अगर कामयाब नहीं